हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का सरोकार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को पता है, आज संडे है तो संडे के दिन एडिटोरियल नहीं आता है द हिंदू में। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस होता है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ का पोर्शन होता है, उसे ही डिस्कस करते हैं केवल। बाकी जो हमारे लिए जो उसके मतलब जो न्यूज़ में इम्पोर्टेंट होता है, उसका जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको भी देखते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड वाइज में कुछ डिफरेंस हो सकता है आज, क्योंकि थोड़ा हेल्थ का इशू है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं आज का लेक्चर अपने इस मोटिवेशनल कोट के साथ। तो इसमें क्या बोला गया है, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, जब तक आप लोग खुद ये नहीं कह लेते, अपने आप को ये दिलासा नहीं दिला लेते कि हाँ हम लोग हार रहे हैं या हम लोग फेल हो जाएंगे, तो तब तक आप लोग फेल नहीं होते। जैसे ऋतिक रोशन सर का एक डायलॉग भी है, वो क्या उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब आप मैच खेलते हो तो आपको तब तक ये नहीं मानना चाहिए कि मैं हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता। एक बार जब मैच खत्म हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, फिर आप लोगों को बैकग्राउंड में जाके देखना होता है कि आप लोगों ने गलती कहाँ की। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने आंख बंद करके पूछो मुझसे कुछ गलती हुई या मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया या नहीं दिया, अगर आपने पूरा अपना बेस्ट दिया है तो फिर आपको कभी रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना पूरा बेस्ट दिया। रिजल्ट भले ही चाहे जो हो सकता है सामने वाला आपसे ज़्यादा मेहनत करके आया हो। ठीक, तो इस तरीके से, लेकिन आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए उस प्रिपरेशन के दौरान। जैसे अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप अपना बेस्ट दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं क्या सक्सेस हूँगा या फेल हूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात बोली गई है, तो बहुत ही अच्छी बात थी। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम लोग, जैसा कि आपको पता है, द हिंदू का न्यूज़ पोर्शन जो होता है उसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल हमारे पास नहीं होते हैं आज के दिन। तो आप लोग देखेंगे फ्रेंड, आज हम लोग सबसे पहले न्यूज़ जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये वाली जो अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे, तो वहाँ पे कांग्रेस को कहीं भी विक्ट्री नहीं मिली। और जैसे इनकी सरकार जो थी वो पहले पंजाब में थी। ठीक है, अब की बार यहाँ से भी इनकी सरकार हट गई, अब की बार यहाँ पे भी इनको मेजॉरिटी नहीं मिली। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अपने आप को सुधारने की बात कर रहे हैं, उसी के लिए मीटिंग वगैरह बुलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे अब की बार के बजट में भी मेंशन था वाइब्रेंट विलेज के बारे में। तो वाइब्रेंट विलेज के बारे में अब यहाँ पे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ओपन करने की बात की जा रही है, जो कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो एक आर्टिकल और है, उसको इस वाले आर्टिकल को और इस वाले आर्टिकल को हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे कि जो डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और चाइना के बीच में, जैसे अभी इंडिया और चाइना 15th डायलॉग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, 14 बार हम लोग बात कर चुके हैं बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, अभी 15वीं बार हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि कौन कौन से डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और चाइना के बीच में। तो एक तो आप ये अक्साई चीन वाला रीजन देख रहे होंगे, जिसको हम लोग वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, और ये जो है 1570 किलोमीटर के आसपास का रीजन है। फिर उससे बड़ा जो रीजन है वो मतलब ये पहले नंबर पर ये सबसे बड़ा रीजन है जो कि डिस्प्यूटेड है, अक्साई चीन वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएसी बोलते हैं। अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा, बस आप लेक्चर सुनते रहिए ध्यान से। ईस्टर्न सेक्टर में एक डिस्प्यूटेड रीजन है अरुणाचल प्रदेश वाला फ्रेंड। यहाँ पे जो मैकमोहन लाइन है, आप लोगों से मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, तो ये 1325 किलोमीटर के आसपास का रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेंट्रल सेक्टर में रीजन डिस्प्यूटेड है, ये 545 किलोमीटर के आसपास का रीजन डिस्प्यूटेड है। तो ये हम दोनों के बीच में झगड़े का कारण बना होता है हमेशा। जैसा आप लोगों ने डोकलाम वाला इशू देखा होगा, पेंगोंग सो वाला रीजन देखा होगा, तो इसी के चलते मैं आज, मुझे जब टाइम मिला है, तो पेंगोंग सो लेक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, ये फ्रेंड जो है ये एलएसी है। जो एलएसी है ये इंडिया और चाइना के बीच में है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन डिवाइड करती है बॉर्डर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आप लोग बताइए। उसको हम लोग एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप लोग ये जो फिंगर्स देख रहे हैं, ये फिंगर्स क्या है, तो ये फिंगर, ये देखिए कुछ इसी फिंगर के टाइप का ही ये जो इमेज होता है ये निकल कर बाहर आता है, तो इसीलिए हम लोग इसको फिंगर बोलते हैं। हालांकि जो ये फिंगर 1, 2 एंड 3 है, ठीक है, ये इंडिया के अंडर में आता है, और जो ये 4, 5, 6, 7 वाला रीजन है और 8 वाला, ये डिस्प्यूटेड रीजन है। ठीक है, यही डिस्प्यूटेड रीजन है, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि फिंगर 1, 2, 3 किसके अंडर में है, या फिंगर 4, 5,
6 के बारे में, तो आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रखिएगा कि हाँ ये है क्या। तो ये इंडिया क्लेम करता है कि हमारा रीजन है और चाइना क्लेम करता है कि हमारा रीजन है। हालांकि ये चाइना के द्वारा जो है ये अभी जो है यहाँ पे सारी हरकतें की जाती हैं, चाइना के अंडर में ही है ज़्यादातर रीजन। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पेंगोंग सो लेक आप यहाँ पे देख रहे होगे, ठीक है, इसमें आपको क्लियर होगा। तो ये कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोग ने पहले भी देखी हैं इस रीजन में, जैसे डोकलाम वाले रीजन में हम लोग ने कॉन्फ्लिक्ट देखा था, पेंगोंग सो वाले रीजन में भी हमारी चाइना के साथ झड़प होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। और जैसे हॉट स्प्रिंग जो है एक रीजन, यहाँ पे भी हम लोग की जो झड़प होती रहती है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, ये अब यहाँ से पेंगोंग सो वाला रीजन, यहीं पे फिंगर्स वगैरह हैं। तो इसी में बात की जा रही है कि ये जो इंडिया है ये अपना क्लेम करता है, चाइना अपना अपना क्लेम करता है। तो ये सारे डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और चाइना के बीच में, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो। अब ये वाला जो रीजन था फ्रेंड, ये क्या हुआ, ये पहले चाइना के कंट्रोल में नहीं था। जब इस वाले रीजन के लिए हमारे और चाइना के बीच में वार हुई 1962 में, तो जब चाइना ने ये वाला रीजन ले लिया तो उसी के चलते पाकिस्तान ने ये वाला रीजन भी चाइना को मींस सीड कर दिया, मींस गिफ्ट की तरीके से दे दिया कि आप लोग आइए इस पे भी कंट्रोल करिए। तो इस तरीके से ये रीजन भी जो है वो इसका चाइना का हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई थी कि अभी जो जो बातचीत वगैरह करने की बात की जा रही है और जो बॉर्डर वगैरह वाइब्रेंट विलेज की बात की जा रही है, तो यही सारी बातें थी इंडिया और चाइना के बीच में। ये वाला न्यूज़ जो है फ्रेंड, ये आपको पता है पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत के आ चुकी है। तो वहाँ के जो है अब जो सीएम बनने वाले हैं मान साहब, ये गए हैं गवर्नर साहब से मिलने। तो यही सारी बातें चल रही हैं यहाँ पे। ये अब जो है फ्रेंड, केवल आपको इतना जानना है कि जो पंजाब में अब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई है, बस। ये एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है, हालांकि आगे भी ये न्यूज़ आएगी। ये दिल्ली में कल फ्रेंड एक इलाके में आग लगने की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई और कुछ लोग मतलब गंभीर तरीके से घायल भी हैं, ठीक है। इस वाले अगर न्यूज़ में हम लोग बात करें तो ये जो आप लोगों का पीएफ कटता था, उस पर जो पहले आपको 8.5 का जो है रेट मिलता था, इंटरेस्ट रेट मिलता था, इसको रिड्यूस करके 8.1 करने की बात की गई है। तो यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, ठीक है। और ये वाली फ्रेंड जो न्यूज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। कल भी हम लोग ने इसको हालांकि डिस्कस किया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें इंडिया के तरफ से गलती से एक मिसाइल छूट गई थी जो कि पाकिस्तान में जाके गिरी, ठीक है। ये आप लोग देखिए, इंडिया की तरफ से एक मिसाइल छूट गई जो कि पाकिस्तान में जाके गिरी। तो हम लोग इलेक्शन में बिजी थे, काउंटिंग वगैरह चल रही थी, तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले चिल्लाने लगे, भाई साहब मिसाइल आई है, मिसाइल आई है। तो क्या हुआ कि इंडिया ने जब देखा तो इंडिया ने कहा हाँ भाई साहब मिसाइल तो गई थी, लेकिन वो गलती से चली गई थी। तो इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो कि हालांकि इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। मान लीजिए यहाँ पे अभी पाकिस्तान में किसी की जान नहीं गई, ठीक है। अब अगर जान चली जाती तो फिर हम लोग के लिए तो पाकिस्तान और भी बड़ा मुद्दा खड़ा करता, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश करता। तो इस तरीके से पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई साहब आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, तो ये बताइए ये गलती हुई कैसे। तो इंडिया ने ऑर्डर इशू किया था, लेकिन अब पाकिस्तान क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो आपकी कमिटी बैठेगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसमें पाकिस्तान के लोग भी होंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों का भी होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने पे आ गए, जो हरकतें आप लोग करते हो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुल के सामने आएंगी और आप लोग फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी ये यही बात कर रहे हैं कि हम लोग को उस कमेटी में होना चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी इस मुद्दे को। तो ये अब इनके कहने का मतलब सीधा-सीधा ये है कि जैसे एक डायलॉग आपने सुना होगा कि मेरे मुँह से निकल गई गलती हो गई। तो इनके कहने का मतलब है कि मोदी जी बोलें, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब बोलें कि मेरे हाथ से छूट गई, गलती हो गई, ठीक है। तो लेकिन हालाँकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोनों न्यूक्लियर वाली कंट्रीज़ हैं ना, तो ज़्यादातर वार वगैरह जो होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन गलती से हो गया तो हो गया, अब क्या करा जा सकता है, ठीक है। तो हालांकि जो है अभी जांच वगैरह होगी तो उसके बारे में पता चलेगा। तो ये सारी न्यूज़ थी जो फ्रंट पेज पे थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। कुछ और न्यूज़ है रसिया और यूक्रेन के बारे में, जैसे कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सिचुएशन जो है वो सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से सिचुएशन जो है वो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से मीन्स ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कब सिचुएशन सही हो रहा है, कब सिचुएशन ख़राब हो रहा है। तो ये आप लोग बस एक बार इतना जान लीजिए कि रसिया और यूक्रेन के बीच में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है वार। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो रिसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि रोज़ चीज़ें चेंज होती रहेंगी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ इससे ये है फ्रेंड कि हमारे यहाँ का एक बच्चा था,
ये वाली न्यूज़ है। हमारे यहाँ तमिलनाडु का एक बच्चा था जो कि यूक्रेन में पढ़ने के लिए गया हुआ था। तो ये जब यूक्रेन में रसिया के द्वारा अटैक किया गया तो हमारे यहाँ के भी बच्चे वहाँ पे थे। तो जैसा कि आपको पता है यूक्रेन की फ़ोर्सेज़ उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं थी या उतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं था जितना कि रसिया की फ़ोर्सेज़ हैं। तो यूक्रेन वालों ने जैसे वहाँ के जो लीडर थे वो खुद फील्ड में उतर आए और अपने मिलिट्री के बीच में, अपने सिटीजन्स के बीच में मिलिट्री के ड्रेस में आए, कहे कि अब हम लोग लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि जो मतलब बूढ़े लोग हैं उनको छोड़कर, मीन्स जैसे 69 से अबव वालों को छोड़कर बाकी लोग देश छोड़ के नहीं जाएंगे, ताकि हमारी जो फोर्स है वो एक मोर कैपेबल की तरीके से सामने उभर कर आए। तो उसी के चलते हमारे यहाँ का एक बच्चा था, ये भी यूक्रेन की मदद करने के लिए सामने आया और उनके मिलिट्री की मदद करने लगा। तो इस तरीके से अब इसके फादर द्वारा बोला गया है हमारे यहाँ के एम्बेसी को कि हमारा बच्चा अब आना चाह रहा है, तो आप उसको लाइए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इसका नाम था फ्रेंड रविचंद्रन, ठीक है। रविचंद्रन नाम था, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ अगर हम सऊदी पहले अभी हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे जो कोविड-19 के केसेस के बारे में बात की गई है, कोविड-19 के केसेस के बारे में ये बात की गई है फ्रेंड कि कल जो है सैटरडे को ये सबसे कम अभी तक का, अगर 12 मई से देखा जाए, 12 मई 2020 से अगर 2020 से देखा जाए तो अभी तक का एक दिन में सबसे कम एक्टिव केसेस कल निकल कर आए, जो 3614 केसेस हुए। और जो टोटल ओवरऑल एक्टिव केसेस हो गए हैं वो 40,559 केसेस हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, ये बताने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दिल्ली में जो एक फायर की वजह से तमाम लोगों की जान चली गई, तो वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बात की जा रही थी कि अभी जो इलेक्शन चल के आए हैं यूपी में, तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा था, उससे पहले सीए और एनआरसी वगैरह पे जो प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन ये सारी चीज़ें काम नहीं आई क्योंकि बीजेपी जो है वो फुल मेजॉरिटी में अपनी गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। ये फ्रेंड सीबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि पहले कुछ दिन पहले होम मिनिस्ट्री के एक लीडर थे, उनके खिलाफ एक मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के ही एक ऑफिशियल द्वारा एक कंप्लेंट किया गया था। तो ये जो यहाँ के जो मीन्स जो पुलिस थे, चीफ थे, इनसे और उस जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल था उनसे बात की गई ताकि होम मिनिस्टर को बचाया जा सके। तो ये सारी बातें चल रही थी। तो अब सीबीआई के द्वारा इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है फ्रेंड, अभी एनआईए जो है उसने अरेस्ट किया है 6 लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। तो अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट निकल के आती है यहाँ से कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि आपको पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जो 3 है उसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की। इन्हीं आर्टिकल्स में से एक दो आर्टिकल निकल कर आते हैं, एक आर्टिकल 23 और एक आर्टिकल 24। तो ये दोनों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं कि किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें जो 23 आर्टिकल है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की क्या बात करता है फ्रेंड की फोर्स्ड लेबर जो हम लोग कराते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये 24 जो निकल कर आता है ये जो है चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था सीटेट में, जो अभी जल्दी एग्जाम हुआ है, कि कितने साल के बच्चों को जो है मतलब काम वगैरह नहीं करना चाहिए, कितने साल से नीचे वाले बच्चों को। तो 14 साल से नीचे वाले बच्चों को ये आंसर था उसका, ठीक है। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आर्टिकल 23 बात करता है और चाइल्ड लेबर के बारे में आर्टिकल 24 बात करता है। दोनों को कंपेयर करके अगर इकट्ठा बात करेंगे तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि पार्ट 3 में आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दिया गया है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एक बात की गई है फ्रेंड कि अभी जो है रैफ बदामी साहब थे, बदावी, ठीक है, बदावी साहब थे। तो इनके द्वारा बात की जा रही है कि सऊदी अरेबिया में क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, जैसा कि हमारे यहाँ आर्टिकल 19 में देखते हो आप, ऐसा सऊदी अरेबिया में बहुत कम है। क्योंकि अभी जो ये थे, ठीक है, ये एक एक्टिविस्ट थे, तो इनको 10 सालों बाद छोड़ा गया है जेल से, ठीक है। और फिर भी इनके जो ट्रैवल करने पे बैन अभी लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और सऊदी अरेबिया में भी 21 लोगों को जो है तमाम क्राइम्स के लिए एग्जीक्यूट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर बाहर जाते हो आप तो ध्यान रखना थोड़ा कि सऊदी अरेबिया में ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे प्रिंस का रूल है, जैसा आपको पता है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड कि केरला अभी टॉप किया है। केरला ने किसमें? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में। कैसे? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होता है फ्रेंड? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो होता है वो देखा जाता है कि 1 लाख वुमेन
1 लाख वुमेन ने जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है उसमें से कितनों की जान चली गई। ये होता है हमारा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। यहीं पे अगर हम चाइल्ड देखें, चाइल्ड का रेट देखें तो 1000 बच्चों में से देखा जाता है कि 1000 बच्चे जो जन्म लिए उनमें से कितनों की जान चली गई। तो ये देखा जाता है चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। तो दोनों में केरला ने टॉप किया है। ठीक है, अभी ये 30 में आ गया है, मतलब 30 लोगों की जान जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। हालांकि हमने केरला से आपसे बहुत पहले केरला के बारे में डिस्कस भी किया था कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ डायस्पोरा रहता है, मीन्स बाहर से जो रेमिटेंस वगैरह आता है सबसे ज़्यादा केरला में ही आता है। केरला मॉडल भी हमने आपसे डिस्कस किया था। तो केरला एक बहुत ही अच्छा देश उभर कर सामने आ रहा है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है ये भी बहुत ही ज़्यादा है। और हालांकि एक चीज़ जो है, कोविड के समय पे सबसे ज़्यादा केसेस भी जो है शुरुआत में यहीं पे फैलना स्टार्ट हुए थे, ये भी आप बोल सकते हो। तो लोग अवेयर हैं, लेकिन थोड़ा मीन लापरवाही की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये फ्रेंड किसके बारे में बात की गई है? अष्टामुडी लेक के बारे में। हालांकि ये एक फेस्टिवल के बारे में यहाँ पे बात किया गया है जो कि केरला में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो लेक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेक। तो अष्टामुडी लेक है। तो ये एक सबसे पहली बात तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक ऑक्टोपस के शेप का लग रहा होगा ना। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अगर क्वेश्चन घुमा के दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सारी चीज़ें थी अष्टामुडी लेक के बारे में। अष्टामुडी लेक के बारे में दूसरी चीज़ ये भी है फ्रेंड कि जो यहाँ के लोग हैं वो यहीं सब पे घर वगैरह बनाए हैं। तो ये शिप से मतलब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे, तो ये शिप से यहाँ पे ट्रेवल किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। अगर आपसे पूछे अष्टामुडी लेक कहाँ है, तो केरला में है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है फ्रेंड कि 4 मिलिटेंट्स कल किल हुए हैं एक ऑपरेशन में। उसमें से एक जैसिर मोहम्मद का जो ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, इसका एक कमांडर था। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई थी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए फ्रेंड, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ये वारेन हेस्टिंग्स साहब जो थे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। तो इनके बारे में बात की जा रही है कि इनका जो घर था इसको मतलब अभी जो है रिपेयर करने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। और वारेन हेस्टिंग्स साहब कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स साहब पहले गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, बंगाल के। ठीक है, मीन्स आप पहले ये समझो कि गवर्नर जनरल से इनको बनाया गया था। गवर्नर से इनको बनाया गया था गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर से इनको बनाया गया था गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से ये किसके तहत बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था इसके तहत इनको बनाया गया था। और 1774 से 1784 तक इन्होंने अपना जो है कार्यकाल वो किया था। ठीक है, हालांकि ये इम्पीच्ड भी हुए थे। अगर आप लोग देखेंगे तो 1787 में करप्शन के चार्ज में। ठीक है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, फाउंडर कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, तिलक मार्ग पे। अगर देखा जाए तो रीजन को किसको सर्व करता है? इंडिया को। ठीक है, और इसके डायरेक्टर इस समय कौन है? तो विद्यावती आईएएस, एक मतलब आईएएस अधिकारी हैं विद्यावती, वी विद्यावती। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। तो इनके हाउस को रिपेयर करने की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। तो ये एक अगर देखा जाए तो ब्रिटिश इंडिया के आर्किटेक्चर को दिखाता है कि हाँ उस समय के लोग भी इतने कैपेबल थे कि डबल स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी की जाएं। अगर आप लोग अपने पार्लियामेंट के बारे में बात करोगे तो 2 ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने हमारे पुराने पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर था उसको प्रिपेयर किया था। अगर आप लोग उनका कमेंट सेक्शन में नाम बताते हो तो फिर आपको हमेशा आपका जो कमेंट है वो लाइक किया जाएगा सरोकार क्लासेस के द्वारा। ठीक है, आप लोग उनका नाम बताइए उन दोनों पर्सनालिटी का। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे बात की। अभी एक और यहाँ पे एक न्यूज़ है फ्रेंड कि बाईपोल्स होने वाले हैं। जैसा कि अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होके आए हैं तो अब कुछ बाईपोल होने वाले हैं 12 अप्रैल से। ठीक है, तो बाईपोल क्या होता है और इलेक्शन क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। तो इलेक्शन कब होता है? जब किसी पार्टी का जो है वो कार्यकाल समाप्त हो जाता है, मीन्स 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर किसी पार्टी को बीच में जो मेजॉरिटी है वो लूज़ कर दे, मीन्स उसके पास मेजॉरिटी ना बचे, तो फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर बाई इलेक्शंस की बात हम लोग करें, ठीक है, 1 सेकेंड,
अगर बाई इलेक्शन की बात हम लोग करें तो अगर किसी की डेथ हो जाती है या किस मतलब कोई रिज़ाइन कर देता है इस तरीके से, तो जो पोस्ट वैकेंट हो जाता है उसके लिए इलेक्शन जो होता है उसको हम लोग बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा आई होप। तो आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।